हाय फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज इलेक्ट्रिकल पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटर से आती महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कराने वाले हैं। तो आज का मॉड्यूल नंबर 5 है। इससे पहले इसका 4 मॉड्यूल पर हम वीडियो दे चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दिया हुआ है। तो आइए शानदार तरीक़ा से इस सेशन का शुरुआत करते हैं। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे तो इसी प्रकार का नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए फाइनली इस टॉपिक से सभी एमसीक्यू को शानदार तरीक़ा से सॉल्व कर ही लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं। प्रीवियस वीडियो की भांति कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा, उसे भी आप ध्यान में रखिएगा। और आज जो हम लिए हैं सेमेस्टर 1 का मॉड्यूल नंबर 5 है और टॉपिक का नाम है मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटर, यानी कि चुंबक और संधारित्र के इर्द गिर्द सारे एमसीक्यू होंगे। तो बेहद शानदार आज का सेशन रहने वाला है। वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा। साथ ही अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर करने का भी काम कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में एक चित्र दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि परिपथ में कुल संधारित्र की गणना कीजिए। तो जैसा कि देख पा रहे हैं एक डायग्राम दिया गया है और इसमें 3 अलग अलग मान के जो हैं वो कैपेसिटर जुड़े हुए हैं और सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इसका टोटल वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जब ये कैपेसिटर सीरीज में जुड़े होते हैं तो इसका जो फार्मूला होता है 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस फार्मूला की मदद से आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम वैल्यू को आपको बता देते हैं। यहाँ पर 30 माइक्रोफैराड है, यहाँ पर 10 माइक्रोफैराड है और यहाँ पर 30 माइक्रोफैराड है। तो आइए हम इसे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर फार्मूला जो हो जाएगा 1/CT बराबर हो जाएगा 1/C1। C1 का वैल्यू 30 है तो यहाँ पर 30 लिखेंगे। 1/C2, C2 का वैल्यू 10 है तो यहाँ पर 10 लिखेंगे और यहाँ पर C3 का वैल्यू भी 30 है तो यहाँ पर 1/30 लिखेंगे। फिर 1/CT बराबर जो हो जाएगा, इन सभी का एलसीएम ले लेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 से कम 30 तो 1 लिख देंगे। 10 दिए 30 तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और 30 से कम 30 तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 1 4 और 1 5, 5/30 हो जाएगा, ठीक है। 5/30 और यहाँ पर हो जाएगा 1/CT और जब हम CT बराबर लिखेंगे तो 30/5 हो जाएगा और 30/5 जब वैल्यू हो जाएगा तो इसको हम काट देंगे 5 से। 5 6 का 30 हो जाएगा और ये 6 जो है बी ऑप्शन में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज कर लेंगे। तो बेहद आसान है, इसे आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है संधारित्र की धारिता की इकाई क्या होती है, ठीक है। यानी कि कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है ये आपसे पूछा गया। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो दूसरा का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। कैपेसिटेंस का जो यूनिट होती है फैराड होती है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। जबकि ये सब भी यूनिट ध्यान में रखिएगा। कंडक्टेंस का जो यूनिट होती है महो होती है। इंडक्टेंस का हेनरी होता है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। जबकि चार्ज का जो यूनिट होती है कूलाम होती है। तो ये चारों यूनिट हैं, इकाई हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। फिलहाल हम दूसरा का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और एक छोटा सा यह न्यूमेरिकल है। आइए सॉल्व करते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया एक संधारित्र की धारिता क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलम आवेश की आवश्यकता हो। यहाँ पर सी का मान आपसे पूछा गया है, क्यू और भी का मान दिया हुआ है। तो एक फार्मूला होता है सी बराबर Q/V। इस फार्मूला की सहायता से हम इसे सॉल्व कर लेंगे आसानी से। यहाँ पर सभी मान को रख करके डायरेक्ट पुट कर देना है, ठीक है। तो क्यू का मान कितना दिया हुआ है 0.5 कूलम दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर भी का मान कितना दिया हुआ है 35 वोल्ट दिया हुआ है। तो इस तरह से इसे आप भाग दे दीजिएगा तो राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। आप कैलकुलेशन करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल हम तीसरा का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है संधारित्र के मान को कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो चौथा का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा। प्लेटों के मध्य दूरी को बढ़ा करके उसकी मान को हम कम कर सकते हैं। किसकी मान को? संधारित्र के मान को। क्योंकि हम जानते हैं कि सी बराबर जो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन 0a/d होता है। तो इसके मान में हम वृद्धि करेंगे, उनके बीच की दूरी को हम बढ़ाएंगे तो उसकी मान को हम कम कर लेंगे। किसकी मान को? कैपेसिटेंस वैल्यू कम हो जाएगी। इसके बीच के अगर हम
प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पर फिलहाल हम चौथा का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए। बाकी ये फार्मूला को भी आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम सभी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझाते हुए आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं कि वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि है, इसे आप जरूर सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है इंग्लिश में जो दिया हुआ है क्वेश्चन, विच इज द डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी कि जो डायामैग्नेटिक पदार्थ है उसका कौन सा उदाहरण है डायामैग्नेटिक का, जबकि हिंदी में लिखा है पैरामैग्नेटिक पदार्थ कौन सा है। तो पैरा का मतलब होता है अनुचुंबकीय, इसका मतलब अगर देखिएगा तो अनुचुंबकीय होता है, और जबकि डाया का मतलब आपको होता है प्रतिचुंबकीय। तो यहाँ पर आपको प्रतिचुंबकीय को बताना है कि इसमें से प्रतिचुंबकीय कौन सा पदार्थ है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश वाला ही वैलिड होता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 5वां का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। जल जो है वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंतर्गत आता है, जबकि एयर और यहाँ पर प्लेटिनम ये जो है पैरा के अंतर्गत आते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और ये इस्पात जो है वो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ के अंतर्गत आता है, तो ये फेरो के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन जो है बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। फिलहाल हम 5वां का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 6ठा का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। धारा की दिशा जो है चुंबकीय पदार्थ की ध्रुवता को प्रभावित करता है। तो ध्यान रखिएगा, 6ठा का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद ये भी क्वेश्चन आसान है। ठीक है, यहाँ पर 7 में पूछा गया है चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या होती है, यानी कि चुंबकीय वाहक बल को हम क्या बोलते हैं, एमएमएफ बोलते हैं। और एमएमएफ की यूनिट आपसे पूछा गया है, तो एमएमएफ का 2 यूनिट होती है। ठीक है, यानी कि चुंबकीय वाहक बल का 2 यूनिट होती है। पहला जो होता है एम्पियर टर्न होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा एक और इसका यूनिट होती है टेस्ला होता है। तो ये दोनों यूनिट को आप ध्यान में रखिएगा। और यह एम्पियर टर्न कैसे आता है इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। एमएमएफ बराबर जो आप पढ़े होंगे एक सूत्र होता है एन इंटू आई होता है, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। एन जो है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न है, और आई जो है यहाँ पर करंट है। तो नंबर ऑफ टर्न है तो लपेट की संख्या को हम टर्न में लिखेंगे, कितना टर्न घुमाया गया है, और धारा को हम लिखते हैं एम्पियर में। ठीक है, तो एम्पियर टर्न यहाँ पर एक पहला यूनिट हो गया, दूसरा यूनिट टेस्ला होता है। तो इसे आप आसानी से इसके डिफिनीशन से भी आप निकाल सकते हैं। फिलहाल हम 7वां का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है यदि 3 प्रेकत्र L1, L2, L3 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रेकत्र क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 8वां का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा, आप सभी लोग इसके बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, फिर भी एक ट्रिक के माध्यम से भी इसे याद रख सकते हैं। RLC सर्किट होता है, आर और एल के लिए सेम फॉर्मूला होता है, जबकि सी यानी कि कैपेसिटर के लिए आपको इसका उल्टा यानी कि व्युत्क्रम वाला फार्मूला होता है। यानी कि इसका जो सीरीज वाला होगा रेजिस्टेंस और इंडक्टर का फार्मूला इसमें पैरेलल हो जाता है, और इसका पैरेलल वाला फार्मूला इसमें सीरीज हो जाता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, इसका याद करने का एक ही ट्रिक है, इसे कैपेसिटर वाला अलग फार्मूला होता है, जबकि रेजिस्टेंस और इंडक्टर का सीरीज और पैरेलल दोनों समान फार्मूला होते हैं। तो 8वां का राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है परमियंस की इकाई क्या होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 9वां का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। परमियंस की जो इकाई होती है वेबर प्रति एम्पियर टर्न होती है, जो कि राइट ऑप्शन बी में है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 9वां का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। इसे हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, परमियंस बराबर जो होता है यहाँ पर फ्लक्स बटा एमएमएफ होता है। तो यहाँ पर अभी हम आपको ऊपर में ही बताए थे, एमएमएफ का यूनिट जो होता है एम्पियर टर्न होता है, जिसको हम 80 लिख सकते हैं, और फ्लक्स का क्या होता है वेबर होता है। तो यहाँ पर इस तरह से इसे आप समझ लीजिएगा, वेबर प्रति एम्पियर टर्न जो होता है वो परमियंस की इकाई होता है। तो फिलहाल हम 9वां का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से समझ रहे होंगे।
तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है क्या, परिनालिका, और स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम को लागू किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 10वां का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता लगाने के लिए दाहिने हाथ के हथेली नियम का उपयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर 10वां का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि हम इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 1 में ही सॉल्व करा दिए हैं। इसका हम वैल्यू को बता दे रहे हैं और इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा आप ज़रूर इसी वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर इसका C1 का वैल्यू जो है 10 दिया हुआ है, C2 का भी 10 है और C3 का वैल्यू जो है यहाँ पर 20 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। तो यह तीनों जो है सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका राइट आंसर आता है तो मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा, तो इसे आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन भी लिखिएगा ताकि हम आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग के कैपेसिटर को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए। यानी कि आपसे पूछा गया है कि विभिन्न मान के कैपेसिटर हैं उसको हम सीरीज में जोड़ेंगे, तो उसको जोड़ते समय क्या सावधानी रखना चाहिए ये आपसे पूछा गया। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 12 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। हमको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि प्रत्येक कैपेसिटर का वोल्टेज ड्रॉप जो है इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होनी चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उसे हम सीरीज में जोड़ेंगे। तो राइट ऑप्शन हम 12 का बी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है। यानी कि आपको 4 ऑप्शन में से चयन करना है कि कौन सा इसमें से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंतर्गत आता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जब 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 13 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। कॉपर जो होता है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ देगा कि और क्या क्या आता है तो ध्यान में रखिएगा, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, प्लेटिनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सभी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भी हम आपको ऊपर में ही बता दिए हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। तो ये सारे पॉइंट हैं जो आपको याद रखने होंगे। फिलहाल हम 13 का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 में एक चित्र दिया गया है और आपसे पूछा गया है, BH वक्र में x द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। तो BH कर्व में x द्वारा जो यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं इस भाग को आपसे पूछा गया है, इस तरह से है यहाँ पे। तो इस भाग को हम किस नाम से जानते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 14 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। इसको हम कोएर्सिविटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कोएर्सिविटी अगर आपसे पूछेगा कि क्या होता है तो यह जो होता है चुंबक बल की वह मात्रा जो किसी चुंबकीय पदार्थ के अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए आवश्यक होता है, उसे हम कोएर्सिविटी कहते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। फिलहाल हम 14 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए। बाकी ये सब सेचुरेटेड पॉइंट, मैग्नेटिज्म फोर्स, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, ये सब भी आपको याद रखने होंगे कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। फिलहाल हम 14 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, विद्युतीय परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है। यानी कि आपसे पूछा गया है, जिस प्रकार विद्युतीय परिपथ में चालकता होती है उसी प्रकार चुंबकीय सर्किट में क्या होता है, चालकता के ही जैसा। तो चुंबकीय सर्किट में जो विद्युतीय चालकता के समान जो होता है परमियंस होता है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर बी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण हम आपको पॉइंट स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो फिलहाल हम 15 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाला पार्ट में आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम वीडियो का ज़्यादा लंबा आपको नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, छोटा छोटा पार्ट होगा जिसे आप आसानी से देख करके कंप्लीट कर लेंगे। तो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट में हम संपूर्ण इस टॉपिक से
क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करा देंगे, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है रिलक्टेंस की इकाई क्या होती है। तो अभी हम आपको ऊपर में बताए थे परमियंस, परमियंस का ही रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम जो होता है रिलक्टेंस होता है। तो परमियंस का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, फ्लक्स बटा क्या बताए थे, एमएमएफ। तो इसी का हम इन्वर्स कर देंगे यानी कि उल्टा कर देंगे। तो ये एमएमएफ ऊपर में चल जाएगा और एमएमएफ का जो यूनिट होता है क्या होता है, एम्पियर टर्न होता है। फ्लक्स का क्या होता है, वेबर होता है। तो ये पहले ऊपर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा एम्पियर टर्न, और फ्लक्स का हो जाएगा वेबर, जो कि राइट ऑप्शन सी में है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। यह जो है रिलक्टेंस वो परमियंस का रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम होता है। तो फिलहाल हम 16 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये आज का वीडियो था। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको जल्द प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।